लेक्चर स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। देखो लास्ट लेक्चर तक हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया था सीरीज रेजोनेंट सर्किट, और उम्मीद करता हूं कि अब सारे फंडे क्लियर होंगे आपको सीरीज रेजोनेंस के। बैंडविड्थ हो गया, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हो गया, क्वालिटी फैक्टर, हर चीज डिटेल में मैंने आपको समझाई थी विद द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। अब देखो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में ये IS है, ठीक है। RLC सर्किट ही ले रहे हैं बच्चे, लेकिन इस बार पैरेलली। ठीक है, तो हमने एक AC करंट सोर्स लगाया है और यहां पे दिस विल बी द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। ये टोटल वोल्टेज हो जाएगी V। अब बेटा एक सिंपल सी बात अगर यहां पे सोचें, सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोनेंस कंडीशन की। तो हम क्या कहते हैं, अंडर रेजोनेंस V and IS will have same phase, ठीक है। V और IS का सेम फेज होगा, यानी कि सर्किट विल हैव यूनिटी पावर फैक्टर। सर्किट का पावर फैक्टर बेटा कितना आएगा, यूनिटी, दैट इज 1। अनी बेटा मैं मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं कि आपके नेटवर्क में टोटल लेक्चर अराउंड 80 to 85 बनेंगे। नाउ इफ यू आर पेशेंट इनफ प्लीज अटेंड द लेक्चर, अदरवाइज प्लीज लीव, एज सिंपल एज दैट। तो बेटा यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज 0, या फिर आप ये भी कह सकते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Y इज 0। अब ये मत सोचना इमेजिनरी पार्ट Z का अगर 0 है तो Y का इंफिनिटी होगा, नहीं। अगर Z का इमेजिनरी पार्ट 0 है माने Z इज अ रियल नंबर, तो उसका रेसिप्रोकल जो Y होगा, Y विल ऑल्सो बी अ रियल नंबर, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Y इज ऑल्सो 0। अब आप Y यहां पे कैसे लिखेंगे, 1/R प्लस J ओमेगा C माइनस J/ओमेगा L। ठीक है, पैरेलल में एडमिटेंस ऐड होती है ना, तो हम कहते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Y इज 0, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देयरफॉर वन बाय रूट LC। वन बाय 2 रूट LC। ये आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये आ गई भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब धनी राम कह रहे हैं सर मैं 3 महीने में क्या NDA क्लियर कर सकता हूं। बेटा मैं तो तुम्हें पर्सनली जानता नहीं, मैंने अगर बोल भी दिया क्लियर कर लोगे तो मैं तो नहीं देख सकता कि तुमने मेहनत कितनी की। लाइफ में अगर मेहनत करोगे तो हर चीज़ डूएबल है, और अगर मेहनत में कमी रह गई तो नहीं पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब अगर आपको, जिसको मैं कुछ बिल्कुल भी नहीं जानता, वो बच्चा मुझसे पूछे कि मेरी मेहनत पे कमेंट कर दो या ये बता दो मैं रैंक ला सकता हूँ या नहीं ला सकता, तो बेटा मेरा कुछ भी कहना झूठ ही होगा, कुछ उसके अंदर सच नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर मेहनत करोगे तो ले आओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो नहीं ला पाओगे रैंक। मेहनत करने वाले तो क्या होता है कि 1 महीना 2 महीना में भी कुछ ऐसा कर्ज गुजरते हैं लाइफ के अंदर
जो शायद बाकी की दुनिया सिर्फ सोच सकती है। बट ये डिपेंड करता है ना आपका जुनून कितना है, आपकी मेहनत कितनी है, कितना ज़्यादा रगड़ के मेहनत करोगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है। आपकी भूख कितनी है उस चीज़ को पाने की, अगर वो कम है तो फिर तो बेटा कुछ भी पॉसिबल नहीं लाइफ के अंदर। चल, तो यहां रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने डिराइव किया, ठीक है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने डिराइव कर लिया बेटा। अब इसके आगे हमने क्या किया था सीरीज रेजोनेंट सर्किट में, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारा सेम आया सीरीज और पैरेलल का 1/√LC। अब इसके बाद हमने सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर क्या किया था, ग्राफ्स बनाने चालू किए थे। तो सबसे पहला ग्राफ हम बना रहे हैं, जैसे वहां रिएक्टेंस वर्सेस ओमेगा बना था ना, यहां B वर्सेस ओमेगा। अब B क्या है आपका, यह है ओमेगा C माइनस 1/ωL। ठीक है, अब मजा आएगा। देखो आज ये कंप्लीट करना है अपने को हर हालत में रेजोनेंस, ठीक है। अब देखो यार, एक सिंपल सी बात है, अगर आप ओमेगा सी देखोगे, ओमेगा सी एक लीनियर ग्राफ है, ओमेगा सी इज अ लीनियर कर्व, और -1/ωL देखोगे तो दैट इज अ नेगेटिव हाइपरबोला। लेकिन जो आपका टोटल ससेप्टेंस है, V का मतलब क्या है, ससेप्टेंस है, वो दोनों के सम से बनेगा बेटा। ऐसा ही ग्राफ वहां पे भी आया था, रिएक्टेंस का आया था, लेकिन यहां पे जहां ससेप्टेंस 0 है, दिस इज बेसिकली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो इधर बेटा क्या होगा बिहेवियर, इधर इंडक्टिव बिहेवियर होगा, ससेप्टेंस नेगेटिव है, इंडक्टिव या लैग कह सकते हो, और इस साइड कैपेसिटिव या लीड कह सकते हो। कैपेसिटर डोमिनेट कर गया ना, पॉजिटिव का मतलब कैपेसिटर डोमिनेट कर गया, तो ये हो गया कैपेसिटिव और लीडिंग, और नेगेटिव जहां है ससेप्टेंस माने वहां इंडक्टेंस डोमिनेट कर गया, तो दैट इज इंडक्टिव या फिर लैगिंग, ठीक है। बेटा एक चीज बताओ, फ्रीक्वेंसी एक लिमिटेड रिसोर्स है, मैंने कल समझाया भी था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जब एक लिमिटेड रिसोर्स है और उसको एक बंदा ज्यादा से ज्यादा खाएगा मृदुल, तो बैंडविड्थ बढ़ने से कॉस्ट तो बढ़ेगी बेटा। आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा पैसा दोगे। अब आ जाओ y वर्सेस ओमेगा, ठीक है। अब y क्या है भाई, अगर आप मैग्नीट्यूड में बात करें, अब देखो यार एक सिंपल सी बात को समझना, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/r। सर ये कैसे बोल दिया आपने, बेटा ये ऐसे बोल दिया कि अगर 1/r में कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करके रूट ले रहे हो, दैट मीन्स कि वो वैल्यू बड़ी आएगी 1/r से, ठीक है। तो ये वैल्यू 1/r कब आती है, y इज इक्वल टू 1/r एट रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस पे आपकी एडमिटेंस मिनिमम हो जाती है। रेजोनेंस पे अगर हम बात करें तो आपकी एडमिटेंस मिनिमम हो जाएगी बच्चों। तो देखो एडमिटेंस का ग्राफ जब बनाओगे ना, मॉड y वर्सेस ओमेगा, मैंने ये भी बताया था ना आपको, एक्चुअली लॉग ओमेगा होता है, बस हम दिखाते ओमेगा हैं, जबकि प्रैक्टिकली यहां पे क्या चल रहा होता है, लॉग ओमेगा।
तो बेटा यहां पे ये आएगा 1/r एट रेजोनेंस, ठीक है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर आप लेफ्ट में बात करोगे इधर, तो लैगिंग पावर फैक्टर चलता है, और इधर बात करोगे तो लीडिंग पावर फैक्टर चलता है, ठीक है, लैग और लीड। अब इसके बाद तीसरा हम क्या बना सकते हैं भाई, फाई वर्सेस ओमेगा। फाई वर्सेस ओमेगा। अब फाई क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ y ओवर रियल पार्ट ऑफ y। ये होगा, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी अगर बात करें, इनिशियली बेटा आपका एंगल क्या होगा जीरो फ्रीक्वेंसी पे। अगर आप देखो जीरो फ्रीक्वेंसी पे एंगल होगा -90, और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे आपका एंगल होगा +90, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि एट ओमेगा इक्वल टू 0 फाई इज tan इनवर्स क्या हुआ, -∞/r -90 डिग्री एट ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी। फाई इज tan इनवर्स ∞/r दैट इज +90 डिग्री, ठीक है। तो बेटा यहां पे किस तरह से आपका ग्राफ आता है, कुछ इस टाइप से। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है दिस इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और यहां पे अगर हम इस कर्व को बाइफरकेट कर लें तो हेयर इट विल बी lagging in nature and here it will be leading in nature। यह आ गया फाई वर्सेस ओमेगा, रियल पार्ट ऑफ y 1/r होगा। अच्छा हाँ, यहां पे बेटा 1/r होगा, सही बात है, एकदम सही बोल रहे हो। ठीक है, ये हो गया फाई वर्सेस ओमेगा। अब अगला मॉड z वर्सेस ओमेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, मॉड z इज 1 ओवर मॉड ऑफ y, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे, मॉड z इज 1 ओवर मॉड ऑफ y। तो इसका जो वेरिएशन होगा वो y से उल्टा होगा, z का जो वेरिएशन होगा दैट विल बी अपोजिट टू y, ठीक है। तो z का वेरिएशन कैसे होगा भाई, इस टाइप से, ठीक है। ये रेजोनेंस कंडीशन आ गई। अब बेटा अगर आप एक चीज नोटिस करो, चलो अभी अगले ग्राफ में ये बात समझ आ जाएगी। यहां पे ये है मॉड z वर्सेस ओमेगा, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इधर ये लैग आ रहा है और इधर ये लीड दे रहा है, ठीक है।
तो Z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है, R। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि अगर आप यहां पे नोटिस करो, रेजोनेंस पे आपको मिनिमम इंपीडेंस नहीं मिल रही है बल्कि मैक्सिमम इंपीडेंस मिल रही है। यानी ये सर्किट रेजोनेंस पे सिग्नल को अलाउ करने की जगह रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए पैरेलल आरएलसी सर्किट को बैंड पास फिल्टर ना बोल के बोलते हैं बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ठीक है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। बिल्कुल शशांक, सीरीज में पहले लीड होता है फिर लैग होता है, लेकिन यहां रिएक्टेंस नहीं ससेप्टेंस का यूज हो रहा है, जो कि रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल है, इसीलिए लैग और लीड एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, अब देखो लास्टली अगर आप मॉड आई वर्सेस ओमेगा बनाएं, मॉड आई वर्सेस ओमेगा, तो जस्ट अ मिनट, या सो मॉड आई अगर मॉड वी आप कांस्टेंट मान लो, तो ये y जैसा ग्राफ फॉलो करेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये y जैसा ग्राफ फॉलो करेगा। तो बेटा अब अगर आप एक छोटी सी चीज सोचें यहां पे, अब अगर आप एक छोटी सी चीज यहां पे सोचें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि यहां पे बैंड पास फिल्टर नहीं है, ये कैसा फिल्टर है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर है। अगर आप यहां पे देखोगे ना कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो आपको ये नजर आएगा that it is rejecting the frequencies between omega L and omega H। ये बात समझ में आई? हाँ, सीरीज पैरेलल में सेम इसलिए आ रहा है विवेक, यहां पे जो फाई वाला ग्राफ है ना, दिस इज फाई इज एंगल ऑफ एडमिटेंस। अगर आप यहां पे इंपीडेंस का एंगल बनाते तो उल्टा आता। वहां हमने इंपीडेंस का एंगल बनाया था और यहां एडमिटेंस का। अगर यहां पे भी बेटा आप इंपीडेंस का ही एंगल ड्रॉ कर रहे होते तो ग्राफ 90 से -90 जाता। चलो मैं ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए, चलो इस कलर से बना देते हैं। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ना, दिस इज एंगल ऑफ इंपीडेंस। ठीक है, ये इंपीडेंस का एंगल है। तो अगर इंपीडेंस का एंगल ड्रॉ करोगे तो इट विल बी अपोजिट। समझ में आ गया? और यहां से देखो ये चीज हमें क्लियरली विजिबल है कि ये सर्किट आपका दो फ्रीक्वेंसी के बीच की फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता बल्कि स्टॉप करता है। तो ये वाला एक पॉइंट लिखना इस ग्राफ के नीचे, फ्रॉम द ग्राफ it is clearly visible, from the graph it is clearly visible that this circuit acts as a band reject filter. This circuit acts as a band reject filter। चमक गया भाई बढ़िया तरीके से। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट पे, दैट इज फेजर डायग्राम्स। ठीक है, अब ये पैरेलल सर्किट है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, यूज V
एज रेफरेंस, क्योंकि सभी में V कॉमन है। तो अब हम केस 1 लेते हैं भाई, यहां से केस 1 BL is greater than BC, 1 by omega L ओमेगा लेस देन 1 बाय रूट LC। ठीक है, अब यहां पे बेटा वोल्टेज को हमने एज अ रेफरेंस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो मेरे भाई ये हो गया V, इसके सेम फेज में आ गया IR। अब वोल्टेज से देखो BL बड़ा है, वोल्टेज से जो करंट होता है इंडक्टर का वो 90 डिग्री लैग करता है, तो ये आया हमारे पास IL। कैपेसिटर का करंट 90 डिग्री लीड करता है बट छोटा आएगा। क्यों छोटा आएगा? क्योंकि कैपेसिटर की ससेप्टेंस छोटी है, BC छोटा है ना। वो करंट जो होगा IC वो होगा BC इंटू वोल्टेज, BC इंटू वोल्टेज। अब BC छोटा है तो उसका करंट भी छोटा होगा। अब ये दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहां पे हमें मिल जाएगा IL माइनस IC, IL माइनस IC मिलेगा। और अगर आप इसको ऐड कर दें तो आपको मिलेगा IS। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, IS लैग्स V बाय एन एंगल फाई। ठीक है, बाय एन एंगल फाई। ये क्लियर हुआ। अब अगले केस पे चलो, इसी बात पे। केस नंबर 2, BL इज लेस देन BC, यानी 1 बाय ओमेगा L लेस देन ओमेगा C, ओमेगा ग्रेटर देन 1 बाय रूट LC। अगेन बेटा जब आप फेजर बना रहे हो तब आप क्या लोगे, तब आप लोगे वोल्टेज को रेफरेंस, है ना। अब इसके सेम फेज में आएगा रजिस्टर का करंट। इंडक्टर का जो करंट आएगा मेरे बच्चे वो 90 डिग्री लैग करेगा, लेकिन इंडक्टर की ससेप्टेंस आपकी कम है तो इसीलिए IL छोटा बनेगा। कैपेसिटर की ससेप्टेंस ज्यादा है, कैपेसिटर का करंट 90 डिग्री लीडिंग तो बनेगा ही बनेगा बट लंबा भी बनेगा। अब IC और IL का डिफरेंस अगर देखें तो वो ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि IC बड़ा है, IC बड़ा है। सर डिफरेंस क्यों लिया? बेटा आपको पहले भी बताया है कि डिफरेंस इसलिए लेते हैं, एक्चुअली दोनों का फेजर एडिशन है बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं उनको ऐड किया जाए तो एक्चुअली वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। लो जी, ये आ गया आपका IS। अब IS क्या कर रहा है यहां पे, IS लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल फाई। तो ये लीडिंग बन गया और यही तो मैं आपको दिखा रहा था, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे लीडिंग है और कम फ्रीक्वेंसी पे लैगिंग है। केस 3, BL इज इक्वल टू BC, यानी ओमेगा इज 1 बाय रूट ओवर LC। अगर ये दोनों क्वांटिटीज बराबर आ रही हैं इसका मतलब है IL और IC भी बराबर होंगे भाई। सही बात है, IL और IC भी बराबर होंगे बट IL 90 डिग्री लैग करेगा और IC 90 डिग्री लीड करेगा। ये IL आ गया हमारे पास। सेम इतनी लेंथ का हमें IC बनाना है।
अब ये दोनों कट जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, तो आई आर इज सेम एज आई एस, तो V and IS have same phase, which means this circuit operates at unity power factor. ठीक है, ये क्लियर हो गया ना किस तरीके से हमारे फेजर डायग्राम आते हैं फॉर द पैरेलल आरएलसी सर्किट। ये मैं पहले भी करा चुका हूं, बट मैंने रेजोनेंस के अंदर भी आपको शो कर दिया है। अब बेटा इसके बाद अगली क्वांटिटी जो हमें डिफाइन करनी होती है दैट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ डिफाइन करते हैं, करेक्ट। अब मैं ये कहता हूं कि एट रेजोनेंस y is equal to y minimum, which is 1 by r. अब at cut off frequency y is equal to √2 by r, ठीक है। ये होगा। अब अगर आप स्क्वायर करोगे तो देखो ये बन गया। तो यहां पे अगर बेटा आप लेफ्ट में लेके चले जाओ, अगर आप लेफ्ट में ले जाओ ये 2 बाय आर स्क्वायर को, सॉरी 1 बाय आर स्क्वायर को, तो आप क्या लिख सकते हो 1 बाय आर स्क्वायर इज, देखो पहले जैसे ही हो रहा है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट जैसा ही, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इसीलिए फटाफट करते चल रहे हैं। ओमेगा सी माइनस 1 बाय ओमेगा एल इज प्लस माइनस 1 बाय आर, ठीक है। तो केस 1 आप प्लस आर वाला ले लो बेटा, क्या लिखोगे ओमेगा स्क्वायर एल सी -1 माइनस ओमेगा एल बाय आर, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बाय आर सी -1 बाय एल सी। अब यहां से एक फ्रीक्वेंसी आएगी, कितनी आएगी -1 बाय आर सी, प्लस लेना पड़ेगा, आप जानते हो प्लस क्यों लेते हैं, ताकि पॉजिटिव आए वैल्यू। 1 बाय आर सी का स्क्वायर प्लस 4 बाय एल सी ओवर 2, तो ये हो गया 1 बाय 2 आर सी प्लस 1 बाय 2 आर सी का स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी। ये आ गई पहली फ्रीक्वेंसी भाई, ये आ गई भाई पहली फ्रीक्वेंसी आपकी। अब आप बेटा दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हो, दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए राइट हैंड साइड पे नेगेटिव टर्म ले लो, ओमेगा स्क्वायर एल सी -1 प्लस ओमेगा एल बाय आर इक्वल टू 0। अब ये हुआ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बाय आर सी -1 बाय एल सी इज 0। तो यहां से जब आप ओमेगा निकालोगे -1 बाय 2 आर सी ये हो गया। अब ऑब्वियसली बेटा पहले के अंदर दोनों टर्म एडिशन में आ रही हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी ओमेगा एच। दूसरे में दोनों सब्ट्रैक्शन में आ रही हैं, तो ये कहलाएगी ओमेगा एल। अब जब आपके पास ओमेगा एच और ओमेगा एल दोनों आ चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे
और देखो बैंडविड्थ वगैरह की डेफिनेशन दोबारा नहीं लिखवाई है मैंने, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। अब बस हम पैरामीटर्स डिराइव कर रहे हैं फॉर द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो ये आ गई 1/RC। वहां पे क्या आई थी भाई, R/L यानी कि 1/टाउ, और यहां पे भी आ रही है 1/RC यानी कि 1/टाउ, 1/टाउ आ रही है। और अगर फ्रीक्वेंसी में निकालोगे तो 1/2πRC, F में अगर निकालोगे। इफ वी मल्टीप्लाई बोथ, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें भाई, तो आप जानते हैं क्या नतीजा होता है, इट इज ω0²। तो ω0 या ωr यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इट इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ ωh एंड ωL। ये जियोमेट्रिक मीन बन गया। और मैंने आपको एक चीज और भी सिखाई थी। क्या सिखाया था कि अगर आप लॉग ले लें, ठीक है, लॉग ले लें, तो log ωh प्लस log ωL/2 ये बनता है, ठीक है, लॉग लेने से। तो इसके नीचे एक पॉइंट लिख लेना, इसके नीचे एक पॉइंट लिख लेना, दो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी appears as the midpoint, though the resonance frequency appears as the midpoint of lower and upper cutoff frequency, of lower and upper cutoff frequency, but actually it is geometric mean, actually it is geometric mean of the two cutoff frequency, it is geometric mean of the two cutoff frequencies, and if the frequency is taken in log scale, if the frequency is taken in log scale, in order to cover wider range of frequency, in order to cover wider range of frequency, then it becomes midpoint of lower and upper cutoff frequency, then it becomes midpoint of lower and upper cutoff frequency। ठीक है भाई, समझ आया सब लोगों को? जल्दी से कंफर्म करो एक बार, बढ़िया तरीके से चमका सबको। अब बात कर लेते हैं यार क्वालिटी फैक्टर की। अब किसकी बात कर लेते हैं बेटा? क्वालिटी फैक्टर की। अब क्वालिटी फैक्टर क्या था? 2π into peak energy stored by energy dissipated in one cycle। अब देखना जरा, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? हाफ CVm²। पैरेलल है ना, तो वोल्टेज वाला टर्म ले रहा हूं। एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल Vrms²/R इंटू T। अब Vm/√2, देखो Vm/√2 ये हो गया Vrms² ओवर Vrms²/R। ये जो हाफ CV था ना, ये जो 2 था, ये इसको RMS बना देगा। RMS कट गया
तो ओमेगा आर सी। ठीक है, अब यहां ओमेगा क्या होता है भाई? ओमेगा इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अब यहां पे क्या है? ओमेगा इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड 1/RC। ये अभी हमने प्रूव किया है, दिस इज बैंडविड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ। देखो सेम चीज आ रही है यहां पे भी। ठीक है भाई, यहां पे भी सेम ही चीज मिल रही है ना हमको। ये बात समझ में आई? यहां पे भी क्वालिटी फैक्टर आपको मिला ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ। राहुल कह रहे हैं सर कैपेसिटर ही क्यों? बेटा इंडक्टर की जो एनर्जी होती है वो करंट से आती है। यहां कॉमन क्या है तीनों एलिमेंट में? वोल्टेज। तो इसीलिए मैंने कैपेसिटर का यूज किया। सीरीज सर्किट में तीनों एलिमेंट में करंट कॉमन था, तो वहां मैंने इंडक्टर की हेल्प से निकाल दिया। बेसिकली मुझे चाहिए क्या? मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। तो मैं ये बोल रहा हूं जब कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी होगी उस समय इंडक्टर की एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि कैपेसिटर इंडक्टर आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे ना। तो जब पूरी एनर्जी कैपेसिटर ने अपने अंदर स्टोर कर ली उस टाइम पे इंडक्टर की एनर्जी क्या हो गई? आपकी जीरो हो गई। ये बात क्लियर हो गई भाई कि क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ आता है। तो यहां भी ये वाला पॉइंट लिख लेना, इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एज वेल, इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एज वेल quality factor represents, in parallel resonant circuit as well, quality factor represents the sharpness of the resonance curve, the sharpness of the resonance curve। अब देखो यार क्या होता है, at resonance admittance is 1/R, तो वोल्टेज इज I अपॉन वाई। IS कह दो, ISR। तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस, अगर आप करंट थ्रू रेजिस्टेंस निकालोगे V/R is IS। Therefore, at resonance entire source current flows through R and current through resistance is maximum। current through R is maximum। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का करंट बेटा मैक्सिमम आएगा एट रेजोनेंस, उसके अंदर से सारा का सारा सप्लाई करंट पास हो जाएगा। श्रवण कह रहे हैं इंडक्टर करंट विल बी जीरो व्हेन करंट इज मैक्स ड्यू टू 90 डिग्री फेज शिफ्ट। बेटा इंडक्टर करंट विल बी जीरो व्हेन वोल्टेज इज मैक्स, नॉट करंट इज मैक्स। करंट भी मैक्स कर रहे हो, करंट जीरो भी कर रहे हो एक ही स्टेटमेंट में। अब यहां देखो, अगर इंडक्टर का करंट निकालते तो ये क्या आता? ये आता V/XL। ये होता V है IS इंटू R बाय XL, IS R बाय ओमेगा नॉट L। रेजोनेंस की बात हो रही है ना। IC V/XC, IS R बाय XC, ओमेगा नॉट RC इंटू IS। तो बेटा यहां पे ये जो आ रहे हैं ना IL और IC, ये कितने आ रहे हैं? QIS। Therefore Q is called मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में भी कि क्वालिटी फैक्टर को हम मैग्निफिकेशन फैक्टर के नाम से जानते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तो इंडक्टर और कैपेसिटर के पैरामीटर Q से मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
तो हम ये कह रहे हैं सोर्स से जो करंट आ रहा है इंडक्टर कैपेसिटर में उसका Q टाइम्स मिल रहा है, तो Q काइंड ऑफ अ गेन हो गया, एक गेन की तरह काम कर रहा है। अगर मैं कहूं इंडक्टर और कैपेसिटर करंट डिवाइडेड बाय द सप्लाई करंट, इट विल कम आउट एज Q विच इज द क्वालिटी फैक्टर और वी कैन कॉल इट द गेन। चमक गया? चलो तो एक दो क्वेश्चन करा देता हूं भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, अ सीरीज आरएलसी रेजोनेंट सर्किट हैज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1.5 मेगाहर्ट्ज, बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज, सी दे रखा है, रेजिस्टेंस पूछा है। विवेक डोंट वरी बेटा, ये वाली सीरीज पूरी करेंगे जून में। इट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी ओवर, मतलब मेरे हिसाब से ओवर हो जानी चाहिए, एक आध सेशन इधर उधर मैक्सिमम, जून में वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखो एसी एनालिसिस में हमारा बच क्या रहा है। एसी एनालिसिस में एक तो आपका बच गया एसी ट्रांजिएंट, एक बच गया लोकस डायग्राम, एक मुझे डुअलिटी बताना है नेटवर्क्स के अंदर। ये तीन चीजें बची हैं, ठीक है, ये तीन चीजें आपकी बची हैं। इसके बाद फिर क्या है, फिर तो बस छोटे छोटे टॉपिक हैं, दो दो चार चार लेक्चर के, जैसे 2 पोर्ट नेटवर्क है, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है। कपल्ड सर्किट में 2 लेक्चर से ज़्यादा तो नहीं लगने चाहिए। इसके अलावा ग्राफ थ्योरी है, 3 फेज सर्किट है, सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। चलो बताओ इसका क्या आ रहा है आंसर। आरएलसी सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ दे रखा है, सी दे रखा है, आपसे आर पूछा गया है। विवेक बेटा मैं तो इंसान ही हूं, और ये जो हमारी कोशिश है आप लोगों तक एजुकेशन पहुंचाने की, सक्सेसफुल सिर्फ तब हो सकती है जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आप लोग को इसमें पार्टनर बनना पड़ेगा, यू कांट जस्ट बी रिसीवर। तो देखो 1.5 मेगाहर्ट्ज तो पहले ना यहां से L निकालना पड़ेगा। बताना मेरे भाई कितना आ रहा है L। L बताना कितना आ रहा है भाई, जल्दी से बोलो, ये L कितना बनेगा, L कितना बनेगा। $75.05 माइक्रो हेनरी। ठीक है, अब बैंडविड्थ जो होती है दैट इज R बाय 2πL। तो R कितना होगा, 10 किलोहर्ट्ज से 10 की पावर 4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 75.05, 4.715 ओम आ रहा है यार। बताओ यही आ रहा है क्या। देखो नमन वो डिपेंड करता है, अगर आपने एक वोल्टेज सोर्स लगाया तो आप वोल्टेज को कांस्टेंट मान के करंट निकालोगे, ठीक है। तो जब मैंने मॉड आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाया था, देखो हाँ, तो मैंने यहां पे क्या माना था, V को कांस्टेंट माना था, और यहां पे देखो मैंने अभी क्या बोला कि यहां पे मैंने करंट सोर्स को एक करंट सोर्स माना है, वोल्टेज सोर्स नहीं माना, सप्लाई इज अ करंट सोर्स। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये Im cos ओमेगा टी है, दिस इज 0.1 फैरेड। और देखो नेक्स्ट लेक्चर अब मंडे होगा, और मंडे जो लेक्चर होगा दैट विल बी एट 12:30 PM। ठीक है, मंडे जो लेक्चर होगा दैट विल बी एट 12:30 PM। बढ़िया अवधेश बेटा, बट लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, है ना। तो सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, आप अटेंड करो तब मानेंगे। चलो निकालो इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
हाँ बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। कल उसका लॉन्च इवेंट है 12:30 बजे क्रिएट्रिक्स चैनल पे। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम कहेंगे एडमिटेंस इज जे ओमेगा सी प्लस 1/r, R1 कह दो इसको, 1/ दूसरा रेजिस्टेंस को मैं R कह रहा हूं। अब आपको तो पता है यार कि रेजोनेंस के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 करना होता है, तो जो लास्ट टर्म है ना उसे रेशनलाइज कर ले रहा हूं मैं। अब एक सिंपल सी बात है, यहां पे 2 ही टर्म है इमेजिनरी जिसके अंदर जे आ रहा है, सही बात है ना। तो एट रेजोनेंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ y इज 0, यानी ओमेगा सी इज ओमेगा एल बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। एल बाय सी 1/√LC ठीक है। 1/√LC 2 × 0.1 0.2, तो ये आ गया 5। R²/L², 2² यानी 1, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, आंसर विल बी ए। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई बेटा? चलो